मेरे ख्याल से जो फैटनिंग फार्म है ना, ये स्टार्ट कोई 10, 15, 20 जानवर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई न्यू कमर है जिसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जैसे आजकल शहरी लड़के आते हैं, बाप के पैसे होते हैं, लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आप फार्म रेंट पे दे दें। क्या करें, यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा। फील्ड लोड में आने का प्रोग्राम तो कोई नहीं था, मगर छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था कोई 15-20 एनिमल से। तो ऐसा ऐसा फिर शौक बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, काम बढ़ाते गए, करते रहे। तो ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बड़ा होता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद, जिसमें आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक फील्ड लॉट फार्मर से, जिसने आज से 5 साल पहले सिर्फ 15 जानवरों से काम शुरू किया और उससे अब माशाअल्लाह 700 जानवर तक बढ़ा चुके हैं। इनका नाम है मोहम्मद इश्तियाक और ये रेंचर्स फार्म के नाम से लाहौर के नज़दीक एक फार्म चला रहे हैं। बछड़ों को फरबा करके बेचने का कारोबार, यानी फील्ड लॉट फैटनिंग फार्मिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ज़राअत के शोबे और ख़ास तौर पर फील्ड लॉट फार्मिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है और लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात के लिए इस किस्म की फार्मिंग के फ़वाइद और नुकसानात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद एक तजर्बाकार फील्ड लॉट फार्मर की कीमती बसीरत से इस्तिफादा हासिल करना है, जो इन चैलेंजेस पर रोशनी डाल सकता हो, जिनसे फील्ड लॉट फार्म शुरू करते वक्त आगाह होना ज़रूरी है। आज हम उनसे पूछेंगे कि इस कारोबार की बुनियादी ज़रूरियात क्या क्या हैं, इसमें मुनाफा कितना है, कहाँ से और कैसे शुरू करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जानवर की सिलेक्शन से लेकर उनको कहाँ कहाँ कब और किसको बेचना है, फी जानवर कितनी और किस किस्म की खुराक देनी चाहिए और इस कारोबार का मुस्तकबिल क्या है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के तमाम सवालों का जवाब ढूंढ सकूं, लेकिन अगर फिर भी कुछ सवाल रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं इश्तियाक साहब के फार्म पे। माशाल्लाह, कैसा जा रहा है फार्म यार? बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह स्ट्रक्चर बना लिया है भाई जी यार, लास्ट टाइम मैं आया था तो ये चीजें काफी अभी मेरे ख्याल में तैयारी में थी। ऐसे ही है। सो अब ईद के बाद कितने जानवर हैं? ईद के बाद मेरे पास 200 इस टाइम करे हैं। कैसा रहा ईद का सीजन? ईद माशाल्लाह आपको पता है अच्छी रही है। ओवरऑल सब फार्मर खुशहाल रहे हैं इस ईद पे। अच्छा, नहीं इस दफा अच्छा रहा सीजन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कितने निकाले ईद पे? तकरीबन हमारे 200 के करीब निकले। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी इस सारी जो फील्ड लॉट का बिजनेस है उसको लेके फिलॉसफी क्या थी? आपने क्या सोचा कि क्यों इसमें आना चाहिए? एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो थोड़ा सा इंसान इसमें ना इस हिसाब से बिजी नहीं होता कि इंसान हर टाइम बिजनेस में मसरूफ रहता है। इसमें ये होता है कि इंसान हर टाइम आज़ाद है, तो है फिर अपने हिसाब से उसे जब जैसे चाहिए। फील्ड लोड में आने का प्रोग्राम तो कोई नहीं था, मगर छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था कोई 15-20 एनिमल से। तो ऐसा ऐसा फिर शौक बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, काम बढ़ाते गए, करते रहे। तो ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बड़ा होता गया। कहाँ पे? मैंने ये कॉलोनी है इधर, गुजर कॉलोनी, उधर से स्टार्ट लिया था। बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है। हाँ, तो उससे स्टार्ट लिया था। बच्चों से शुरू किया था या बछड़ों से? बछड़ों से। ठीक है। फिर मैक्सिमम आपने कितने रखे? मैक्सिमम मेरे पास 700 के करीब। कितना अर्सा हो गया आप काम करते हुए? तकरीबन 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। तब से अभी तक करते हैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया। तो कैसा रहा आपका तजर्बा? माशाल्लाह ठीक है। सही है। काम को सीखते सीखते आपको पता है टाइम लगता है, और जो न्यू फार्मर है जिसका कोई ताल्लुक नहीं एग्रीकल्चर से, एनिमल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट करना, समझना, करना, क्योंकि नो हाउ उसकी उस हिसाब से नहीं होती जिस तरह नॉर्मली एग्रीकल्चर पर्सन या कोई किसान को होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्टार्ट में इश्यूज आए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉर्ट आउट होते रहे।
तो पर्सनली आप तो कहीं तालीम वगैरह में थे, कहीं इस तरफ कैसे आए? मैं बस थोड़ा सा आज़ाद ख्याल बंदा था, मैंने कहा आज़ादी वाला काम होना चाहिए। आप तो सूटेड बूटेड से बंदे थे भाई। अच्छा। ऐसा में एजुकेशन के साथ साथ हल्का फुल्का कोई ना कोई देख रहे थे काम, तो मैंने तो बीकॉम के बाद ACCA स्टार्ट किया, उसके बाद फिर एक दो और काम स्टार्ट किए, बट उनमें कोई मज़ा नहीं आया। ये काम है ज़रा खुला डुला, ज़रा जिसमें ना इंसान आज़ाद और सुकून और नियर टू नेचर है ये काम ना, तो बस नेचर के करीब करीब रहने का शौक था, तो फिर इसी वजह से इसी में सेट हो गया। ये जो बिज़नेस है ना फैटनिंग का, ये ऑलमोस्ट हमारा जितना भी मीट होता है ये सारा एक्सपोर्ट होता है, तो पाकिस्तान के लिए भी इसमें फ़ायदा है काफ़ी। ये आपका एक्सचेंज रेट्स काफ़ी बेहतर होते हैं। ये पिछले दिनों में जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का इश्यूज आया हुआ था, डॉलर्स का इशू आया हुआ था, उसमें इस बिज़नेस ने काफ़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान को कि आपके डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन होते रहे, और दूसरी सारी चीज़ें जो आपकी इम्पोर्ट्स हो रही थी उसको काफ़ी इसने सपोर्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से भी ये पसंद है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बैकबोन भी है ये, उस हिसाब से कि कम से कम फाइनेंशियली मुल्क को स्टेबल करने में भी ये हेल्प आउट करता है ये बिज़नेस। तो इस वजह से भी ये पसंद है। फिर इसमें टीम मेकिंग चलती है, फिर इसमें आपकी लेबर चलती है, घर काफ़ी चलते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप ये सिस्टम रन कर रहे हैं तो आपके साथ काफ़ी फैमिलीज अटैच होती हैं इसमें ना, जॉब क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन है, फिर आप वैल्यू एडिशन है। जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं और वैसे वैसे इसमें ना मज़ा आता जा रहा है आप काम करने का, कि हम कोई सर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को ना, कोई कंट्री को सर्व कर रहे हैं, कोई फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं, तो उस हवाले से ना इसमें मज़ा आ पाता है काम करने। तो बिजनेस के लिहाज से आपने कैसा पाया इसको? पैसा भी है या सिर्फ शौक शौक ही है? असल में बिजनेस कोई भी है ना, उसे क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो कोई भी बिजनेस है 1000 दिन से कम जो है ना आपको समझ नहीं आएगा। जब आप 1000 डेज उसमें स्पेंड करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है, आपको कम से कम 3 साल, हाँ जी, नो हाउ आती है कि यार ये बिजनेस को कैसे लेके चलना चाहिए, इसको कहाँ से किस टाइम प्लान हमें करना चाहिए, किस हिसाब से हमें बाइंग करनी चाहिए, किस हिसाब से हमें सेलिंग करनी चाहिए। वो अगर आपके फर्स्ट डे कुछ भी नहीं होता। ऑलमोस्ट आपको कोई भी बिजनेस आप ले लें, उसमें 1000 डेज आप स्पेंड करते हैं, फिर आप किस नतीजे पे पहुँच जाएंगे अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, मार्केट्स को देखते हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं कि किस टाइम क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब जानवर छोटे डालने चाहिए, बड़े डालने चाहिए, इसमें क्लाइमेट का क्या इशू आएगा, अगर अभी हम एनिमल्स डालते हैं तो ये किस क्लाइमेट में जाके निकलेंगे, क्योंकि इसमें हीट स्ट्रेस वगैरह ये एनिमल्स के हिसाब से ना इशू डिफरेंट होता है। क्योंकि लोकली हमारे पास जो इस टाइम ब्रीड्स अवेलेबल हैं वो मिक्स ब्रीड्स हैं। कुछ क्रॉस एनिमल्स हैं, कुछ देसी एनिमल्स जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में देसी कहते हैं, फिर कुछ वलैती लोकल लैंग्वेज में उन्हें हम वलैती कहते हैं, जो ये ऑस्ट्रेलियन हीफर्स की काऊ की ब्रीड है या अमेरिकन काऊ की ब्रीड है। उनको हीट स्ट्रेस और हिसाब से मैनेज होता है, देसी को हीट स्ट्रेस और हिसाब से मैनेज होता है, जो क्रॉस है उसका हीट स्ट्रेस और हिसाब से मैनेज होता है। ये जो क्रॉसेस आ रहे हैं जी, जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है इस बिजनेस के लिए या बेकार है? कुछ एनिमल्स, कुछ ब्रीड्स बहुत अच्छी आ रही हैं, वो मीट गेन बड़ा अच्छा वेट गेन करती हैं। कुछ लोकल ब्रीड्स के साथ मिक्स होके वो कुछ और ही ब्रीड बन गई है, वो भी इश्यूज हैं इसमें, क्योंकि ये बीफ ब्रीड नहीं है पाकिस्तान में। बीफ ब्रीड के ऊपर हम ना वर्किंग कर रहे हैं, ना रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी जितनी भी ये ब्रीड्स इस टाइम अवेलेबल है ना, ये ऑलमोस्ट मिक्स हैं। तो इसमें आप ये टारगेट नहीं कर सकते कि आपने ये ब्रीड डाली है तो इसका टर्नओवर आप किस हिसाब से आएगा। आपने मिक्स ब्रीड के हिसाब से करना है। आपका देसी जानवर कुछ महीनों में अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। कुछ महीनों में आपके वलैती जानवर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। कुछ
में क्रॉस जानवर ऑलमोस्ट राउंड द ईयर अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसकी मार्केट कैसी है देसी के मुकाबले में? अच्छी है, देसी और क्रॉस ऑलमोस्ट सेम मार्केट। तो मीट प्राइस एक सी हो गई है या ऑलमोस्ट उनकी सेम है। और पहले तो बहुत फर्क था। क्रॉस का नहीं इतना फर्क इस टाइम रह गया, क्रॉस और देसी का सेम है। तो ये डिपेंड करता है क्रॉस की क्वालिटी कैसी है। तो अगर क्रॉस अच्छी क्वालिटी का तो उसका रेट अच्छा है। परचेजिंग के वक्त आप कौन सी चीजें जरूरी देखते हैं? परचेजिंग के वक्त सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने सेल किसको करना है। अगर तो आपका फुल हेड में जाने वाला माल है तो फिर आप उस हिसाब से परचेज करें। अगर आपका एनिमल 3 पीसीस में जाना है फिर उस हिसाब से परचेज करें। अगर 4 पीसीस में जाना है फिर उस हिसाब से। जो फुल हेड में जाता है वो नॉर्मली 80-90 kg का चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, स्लटर हो जाता है मीट वेट। और जो आता है आपका दुबई कैटेगरी वो ऑलमोस्ट 110 kg 120 kg आपका जाता है। और फिर उसके अलावा जो आपका जद्दा कैटेगरी आ जाती है वो 120 से लेकर 150 kg आ जाती है कारकस वेट। अच्छा, इसके अलावा जब 150 से आप अबव जाते हैं वो आपकी कुवैत कैटेगरी आ जाती है। कुवैत कैटेगरी का जो एनिमल है ना वो आपको चाहिए 90 डेज ऑलमोस्ट चाहिए होती है। उसके ऊपर एक फैट की लेयर आपकी मीट के ऊपर आ जानी चाहिए। आपका फैट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से जो है ना वो एनिमल आप उन्हें बेचते हैं कुवैत कैटेगरी में। और वो भी खीरा होता है या उसमें धुंधा चोगा चल जाता है? ऑलमोस्ट धुंधा चलता है, चोगा नहीं चलता ऑलमोस्ट उनमें ना। तो अगर आप इससे छोटी आते हैं जद्दा कैटेगरी में, उनका ज़रा जो फैट मार्बलिंग है थोड़ी सी कम होती है। तो वो आपका ऑलमोस्ट 120 to 150 kg वाला एनिमल स्लॉटर होता है। जो दुबई 60 डेज रखते हैं वो ऑलमोस्ट आता है 75 डेज। और जब आप दुबई कैटेगरी में आते हैं तो दुबई कैटेगरी वाला एनिमल आपका आता है 50 डेज 55 डेज। और जब आप फिर जद्दा कैटेगरी में जो उनका फुल हेड जाता है 70 80 90 kg वाला, वो भी आपका 90 डेज स्टे करता है। उसके ऊपर मार्बलिंग अच्छी चाहिए होती है, बट वो फुल हेड होता है, वो फुल कारकस होल कारकस उसमें हो जाता है। जो कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी आपकी जो है ना कुवैत कैटेगरी में आ जाती है। ये जानवर अच्छे सिलेक्टिव हैं, इनकी सिलेक्शंस अच्छी हैं। तो और वो प्योर देसी भी मांगते हैं हम वाला? हाँ जी, हम वाला ऑलमोस्ट क्रॉस भी इसमें चल जाते हैं, बट हम वाला ज्यादा ये चलता है इसमें। तो ये एवरेज वेट क्या होगा इनका? ये ऑलमोस्ट इस टाइम 300 kg की एवरेज वेट लाइव एनिमल होगा। तो इनको कितना अर्सा हो गया आपके फार्म में? ये ऑलमोस्ट इनको कोई 85 डेज हो गए। तो ये तैयार है तकरीबन? ये ऑलमोस्ट तैयार है, गोल हो गया। इसका मेन इसका हमने BCS देखना होता है, फिर ये देखना होता है कि इसको कोई डिजीज तो नहीं है, फिर ये देखना होता है नॉर्मली थलेरिया ऑलमोस्ट एनिमल्स को आता है, वो देख लें। उसका बहरहाल प्रोटोकॉल भी एक है, वो सेट किया होता है, वो डॉक्टर्स को पता होता है, वो लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। जो एक होता है बहुत कमज़ोर जानवर, सिर्फ हड्डियों का ढांचा, वो आपको फैटनिंग में ना टाइम टेकिंग होता है वो। यानी कि नॉर्मली आप 90 डेज में करते हैं या 80 डेज में करते हैं फैटन, वो आपका 120 डेज 140 डेज होता है। जितना लो BCS वाला एनिमल होगा वो उतना टाइम ज़्यादा लेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके ऊपर जो गोश्त है वो फिर उतना टाइम ज़्यादा लेता है। तो इनमें से कई मैं देख रहा हूँ जो अच्छे रखे जा सकते हैं ईद के लिए, तो इनमें से सिलेक्ट करते हैं या उसके लिए स्पेशली करते हैं? ईद के लिए ना पूरा साल होता है, तो पूरे साल में ना ये एनिमल इतने वेल परफॉर्मर नहीं होते।
कि आपको जो है ना पूरा साल जो है ना वो होल्डिंग, वो फिर आप अगर जो पूरे साल वाले रखने हो ना उनकी पलाई उस हिसाब से होती है। फिर उसका एनिमल को आप देखते हैं, उसके साइज, उसके जॉइंट्स आप देखते हैं कि इनके जॉइंट्स इतना वेट बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं, जिसे बुनियाद आप कहते हैं नॉर्मली, फ्रेम उसका देखा हाँ हाँ, अगर इसकी बुनियाद मजबूत, आप ओवर साइज कर देंगे तो इनसे चला नहीं जाएगा। ये इश्यूज आते हैं फिर नॉर्मली एनिमल्स को। तो अगर आपने ईद वाली तैयारी करनी है फिर वो आप अच्छी सिलेक्शन ले, अच्छी ईद के लिए आप कितने अरसे पकते हैं? हम नॉर्मली कोई 4-5 मंथ बिफोर ईद हम ईद का काम करते हैं। कोई समझ ले 4 माह रखते हैं, उसके बाद वो सेल कर देते हैं, ईद पे ऑलमोस्ट सेल हो जाते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा इश्तियाक भाई, ये बताएं कि आपको किससे मोटिवेशन मिली, किससे काम सीखा? सर मोटिवेशन मुझे काफ़ी मेरे टीचर्स हैं जिनसे मोटिवेशन हमें मिली है। मेरे एक तो मैं बेसिकली उनसे मैंने पढ़ा नहीं है, उनसे सीखा काफ़ी कुछ है, मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ। एक तो डॉक्टर अलीम साहब, शायद आप जानते हो, बिग फीड वाले दोस्त हैं? हाँ, मेरे भी मेंटोर हैं। हाँ जी। तो एक जो है डॉक्टर जुबैर साहब भी हमारे मेंटोर हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। फिर एक मेरे दोस्त है डॉक्टर ताहिर साहब, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बिजनेस करने के तरीके भी सीखे हैं, फैक्टरिंग भी सीखी है, काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। फिर एक जमील मेमन साहब हैं कराची के, बड़ा अच्छा बंदा है, मैंने उसके इंटरव्यूज सुने, मैंने मुलाकात नहीं कभी उनसे हुई मेरी, बट आई थिंक उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे लेवल पे काम भी किया है और फार्मर्स को भी उसने काफ़ी समझाने की कोशिश की है। अगर कोई उसकी बात मान ले तो उस बंदे के काम करने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। जमील मेमन साहब, आई थिंक 10,000 के करीब बफेलोज उनके पास हैं बैन से, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, और जो उन्होंने जिस लेवल पे काम किया और जिस टेन्योर में काम किया वो भी बड़ा कमाल है। उन्होंने उस टेन्योर में काम किया जब लोगों को पता ही नहीं था फार्मिंग क्या चीज़ है। तो आई थिंक क्या देखते हैं, आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मुस्तकबिल के लिए? मुस्तकबिल में सर मैं कहता हूँ कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बड़े फार्म हैं, पाकिस्तान में भी बड़े फार्म बन सकते हैं। ऑलमोस्ट 5,000 का हेड होना चाहिए, छोटे से छोटा जो हेड होना चाहिए ना, आई थिंक फैटनिंग फार्म का 5,000, 6,000, 7,000 तो होना चाहिए। 200, 300, 500 आई थिंक ये होने चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए इनसे, बट इंसान को जो लिमिट करना चाहिए ना कि यार इससे कम नहीं होना चाहिए, वो 5-6 हज़ार जानवर कम से कम होना चाहिए हर फार्मर के पास। इतनी तो तरक्की होनी चाहिए ना पाकिस्तान में। इतना जानवर अवेलेबल है पाकिस्तान सर, जब इस लेवल पे हम लोग सोचेंगे ना तो तब अल्लाह ताला रिसोर्सेज पैदा कर देगा। तो जिस तरह अब मिल्किंग ब्रीड के ऊपर वर्किंग शुरू हुई है, इसी तरह आई थिंक बीफ ब्रीड में भी वर्किंग शुरू हो जानी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ये वर्किंग करे तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गल्फ वगैरह सारा कुछ है। अब इंडिया की मैं उस दिन सुन रहा था, इंडिया में भी जो एनिमल्स आते हैं वो बड़े अच्छे हैं। 7-8 kg की गोट बड़ी अच्छी वेल फैटन उधर से आती है, उसकी बोन टू मीट रेशो बहुत अच्छी है। हमारे एनिमल्स की जो एक्सपोर्ट होते हैं बोन टू मीट रेशो कम है, कम से कम 53%, 54% बोन टू मीट रेशो होनी चाहिए। ये कार्कस वेट होना चाहिए ये लाइव एनिमल का, और बोन टू मीट रेशो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर लोकली भी हमें अच्छा गोश्त सेल करना चाहिए। लोकली कुछ हाइजीन के इश्यूज वगैरह है, गवर्नमेंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रही है, बट अभी काफ़ी स्पेस है, इसमें ज़रूरत है काम की बहुत ज़्यादा। कि फीडिंग के लिए आपका क्या रिजीम है? साल के 12 महीने कैसे करते हैं? कौन सी फीड इस्तेमाल करते हैं? कोई सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं?
नहीं, ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फीडिंग अच्छी है तो दूसरी बात यह है कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहले तो बात यह है, नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं जो गांव में देहात में फार्मिंग कर रहे हैं, उनके अवेलेबल रिसोर्सेज कुछ हो रहे हैं, हम रिसोर्सेज कुछ हो रहे हैं। उनको साइलेज मिल जाएगा, ताज़ा पट्ठा मिल जाएगा, फिर वंडा मिल जाएगी आम घरों में। तो वो किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से ना, एक्सपर्ट से ये चीज़ें सेट करवा के तो वो एनिमल को डाले, उनको रिजल्ट उसमें अच्छा मिल जाएगा। जो बड़े फार्मर्स हैं वो TMR पे वर्किंग कर रहे हैं, साइलेज और बंकर्स और ये सारी चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, उनका उस पर मामला अच्छे जा रहे हैं, तो वो उसकी वर्किंग उनकी अच्छी जा रही है। हम बेसिकली काम कर रहे हैं ड्राई मैटर पे। हमने ड्राई मैटर की वर्किंग के ऊपर, हम बड़े बड़े बल्कि स्टॉक्स के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे ना। हम ये कहते हैं कि भाई इतने का साइलेज बनवा लें, इतने का ये कर लें। हम उन्हीं पैसों को, हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हैं, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही जो है ना उतना काम कर रहे हैं कि जो कमर्शियली भी हो और हेडेक भी ना हो और काम करने का मज़ा भी आए। हमने चंद फॉर्मुलेशन वर्किंग उन पे की है। उसमें ये है कि हम एनिमल्स को जस्ट ड्राई मैटर वंडा डाल रहे हैं और साथ में जो हल्का फुल्का कोई फाइबर सोर्स अगर डाल दें, अदरवाइज नहीं। हाँ, न्यू एनिमल्स को हम कभी कभी जो है ना साइलेज हल्का फुल्का डाल देते हैं कि 1 दिन 2 दिन, ताकि उनका ह्यूमन डिस्टर्ब ना हो। अगर डिस्टर्ब हुआ भी है तो वो सेट हो जाए, तो उस हिसाब से हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। हम ड्राई मैटर बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट लेबर भी बहुत कम है। फिर सेटअप हमारा दूसरा ये है कि जो एनिमल्स के बाड़े वो बने हुए हैं, फिर कैचिंग एरिया इनका अलग बना हुआ है। नॉर्मली फार्मर्स जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तो उनको हर टाइम इश्यूज इस हिसाब से रहते हैं कि एनिमल कैचिंग का, फिर उनको वैक्सीनेशन का इश्यूज रहता है, फिर उसके अलावा उन्हें जो कोई बीमार हो जाए उसका इशू रहता है। फिर उनके प्रोटोकॉल्स कोई सेट नहीं होते कि हमने महीने बाद प्रोटोकॉल कोई लगाना है नहीं लगाना, तो ये इश्यूज होते हैं। हमारी हर चीज़ जो है ना हमने वो बैलेंस की हुई है। जिस टाइम हमारे एनिमल्स आने हैं हमने उसी टाइम जो है उनको प्रोटोकॉल लगा देना, उसी टाइम उन्हें वैक्सीन लगा देनी है। फिर 1 दिन बाद उनको जो डिवर्मिंग वगैरह हमने करनी है वो करके तो उसके बाद एनिमल को फ्री कर देना। उसके बाद हमने देखना है 2 दिन 4 दिन उसके ऊपर नज़र रखनी है। जो एनिमल ज़रा स्लो चल रहा है उसको दोबारा ज़रूरत है किसी प्रोटोकॉल की, कोई उसकी ह्यूमन की, कोई उसको pH का इशू हो, तो उसको हमने उसे देख के कोई हफ्ते में उन्हें अपनी लाइन पे ला के तो उन्हें छोड़ देना है। तो उसके बाद एनिमल खुद ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये हम देख रहे होते हैं। तो कोस्ट का इतना बड़ा इशू नहीं होता है। नॉर्मली फार्मर्स जो है ना कोस्ट को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है तो कॉस्ट महंगी भी है ना तो कोई इशू नहीं है। आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से आपका एनिमल की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप खाली कॉस्ट को देखते रहते हैं तो आपके जो हर्ड की जो वेट गेन है वो अगर 800 ग्राम आया तो आपको फ़ायदेमंद नहीं है। उसके ऊपर आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स भी डल गए हैं, उसके बाद आपकी लेबर कॉस्टिंग भी डल गई है। अगर फार्म आपका रेंट का है तो वो भी डल गया, दूसरी तीसरी चीज़ें भी डल गई हैं और एनिमल की परफॉर्मेंस 800 ग्राम है। अगर आपका 40, 50, 70, 80 रुपीज़ भी ज़्यादा खर्चा आता है, आपका एनिमल परफॉर्म आपको करता है 1.25, 1.500, यानी कि 1.5 kg आपको गेन दे रहा है, तो वो अच्छा है ना। बिल्कुल सही। वो आपको समझ ले कि 800 से डायरेक्ट 700 ग्राम प्लस कर देता है, सिर्फ कितने पैसों से, 60-70 रुपये से, 100 रुपये से। तो आपको आई थिंक उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरा पर डे कॉस्ट क्या है। अच्छा, ये इस चीज़ के ऊपर फार्मर को देखना चाहिए, सोचना चाहिए इस हिसाब से। तो ड्राई मैटर के हिसाब से, वजन के हिसाब से कितना % आप दे रहे होते हैं? ये 60 डेज या जो भी प्रोटोकॉल आप? ये एनिमल पे, एनिमल की ब्रीड पे, एनिमल के साइज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो छोटा एनिमल होता है उसका जो रहता है ना इनटेक ज़्यादा होता है। जिस एनिमल के स्ट्रक्चर डेवलप हो गए होते हैं, जिसपे सिर्फ बॉडी मीट रेशो बढ़नी है, उसको
इनटेक और हिसाब से चाहिए, उसका जो है 3% से कम होना शुरू हो जाता है। जो छोटा एनिमल होता है उसका 3% से अबव होना शुरू हो जाता है, जो मैंने नोटिस किया है। रिसर्च क्या कहती है वो हर किसी की अपनी अलग अलग है। कोई कहते हैं कि छोटा जानवर कम खाता है, कोई कहता है छोटा जानवर ज़्यादा खाता है, बट जो मैंने एनालिसिस किया छोटा जानवर जो है ना वो ज़्यादा खाता है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। अपने बॉडी वेट के हिसाब से वो ज़्यादा खाता है, जो बड़ा जानवर है वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से कम खाता है। एवरेज वेट गेन आपकी फार्म की क्या है पूरे साल की? इसमें आपने बहार वाला सीजन भी गिनना है, आपने टफ टाइम भी गिनना है, सर्दियों वाला मौसम भी? हमारा एवरेज वेट गेन 1.25 आया है, एवरेज वेट गेन। इसमें जो है ना एक दफ़ा हमारे एनिमल्स का इशू ये आया था कि हमने वैक्सीन नहीं की थी FMD की, तो वो टफ टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारे पर आया था, तो वो भी इंक्लूड है इसमें। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मामला निकल गए सही गए सर। कि उसके पास लेबर कितनी है, अगर उसके पास लेबर कम है फिर उसे चाहिए वन टाइम फीड ऑफर कर दे, शाम का टाइम कर दे, पूरे दिन की कैलकुलेट करके उस हिसाब से वन टाइम ऑफर कर दे और सुबह फिर जो है वो उस हिसाब से डाल दे। तो अगर आपके पास लेबर ठीक है, लेबर है और आप खुद काम कर रहे हैं साथ में, तो फिर आप बेशक 2 टाइम फीडिंग करवाए, 3 टाइम फीडिंग करवाए, वो आपने एनिमल के हिसाब से देखना है। जितनी दफ़ा आप फीडिंग करवाएंगे एनिमल ज़रा खुश होकर आ जाता है। अगर आप वन टाइम ही फीडिंग करवाएं, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी अच्छी है, तो आपका एनिमल वो जो है वो खुश होकर खाता है। ऑलमोस्ट बड़े फार्मर्स जितने हैं ये वो वन टाइम ही फीडिंग कर रहे हैं। तो बंक मैनेजमेंट का भी आप ख्याल रखते हैं? बंक मैनेजमेंट मीन्स कि खुली भरी हुई है? जी जी, वो देखना होता है। वो आपकी ऑलमोस्ट जो है ना रोज़ खुली साफ हुई होनी चाहिए, जानवरों ने ना ज़बान से लिक कर ली होनी चाहिए। एक टाइम हो उसमें आपका 2 घंटे 3 घंटे जो है ना खुली फारिग होनी चाहिए, बिल्कुल फिनिश। एक दिन का भी उसमें नहीं होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा, एनिमल का इंटेक भी पता चल जाएगा, दूसरी तीसरी चीज़ें भी। फिर उसमें आपकी जो है ना खुली के अंदर कीड़ा वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये भी चीज़ों का इशू नहीं आएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है अगर आप इस हिसाब से कर लेते हैं। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आपकी खुली फारिग होनी चाहिए। अगर आप वन टाइम फीड करें तब भी, 2 टाइम फीडिंग करें तब भी, 3 टाइम फीडिंग करें तब भी। एनिमल वेलफेयर तो है ऑलमोस्ट कि, मगर जो है ना देखें इस बिज़नेस में ऑलमोस्ट एनिमल वेलफेयर के ऊपर आप इस हिसाब से काम नहीं कर सकते कि भाई आप जानवर ज़िबा नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसको आपने स्लाटर करवाना है। हाँ, इसकी आप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, आपने स्लाटरिंग करवाना है। आप एक पंजाबी में टर्म यूज होती है, तुसी जानवर नूं रजाओ जानवर तुहानूं रजाएगा। तो बात यह है आप इसको अच्छा खिलाएं, ये आपको अच्छा खिलाएगा। हाँ, ये बरकत वाला काम है, नबी पैगंबरों वाला काम है, तो इसमें आपको जो है ना वो ये नहीं है कि आपको नुकसान देगा। एनिमल आपको नुकसान कभी नहीं देता। आप इसको अच्छा दे, ये आपको अच्छा देगा। आजकल सोशल मीडिया पे जनाब बहुत वायरल हुई है, करसमा मचा हुआ है कि जी पेड़ काटने के लेके 50 जानवर डालें और 50 लाख महीने के कमाएं। इसमें क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या गलत है? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं बहरहाल लाता। ये है कि अगर आपको 10,000 पर एनिमल, 15,000 पर एनिमल राउंड द ईयर, पूरा सालाना बेस पर अगर आपको आ रहा है 20,000 आ रहा है एनिमल साइज़ के हिसाब से। कई जानवर होते हैं छोटे एनिमल साइज़ है, आप 150 kg का लाइव एनिमल डाल रहे हैं। अब ये नहीं आप कह सकते कि भाई मैंने जो है 100 किलो वाला जानवर डाला था, उसने मुझे जो है 5,000 मुनाफा दिया है। मुनाफा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही आना। अच्छा एनिमल डालेंगे अच्छा मुनाफा आएगा, हल्का एनिमल डालेंगे हल्का मुनाफा आएगा। कितनी होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होगी? नॉर्मली जो है ना एनिमल अगर आप 200 kg वाला डालते हैं और आप उसे 70-80 डेज 90 डेज रखते हैं, तो ऑन एवरेज आपको 10,000 11,000 छोड़ जाता है खर्चे डाल के
ये सारी चीज़ें कर करके ना, तो जो आपको नेट प्रॉफिट है ना, वो ऑलमोस्ट राउंड द ईयर आपको इतना छोड़ जाता है। ये लाखों वाली बात इतनी सही नहीं, वो है मेरी समझ में नहीं आती भाई। ऐसे बंदों को तो पास बिठाना चाहिए, उसे को फार्मूला बताए आपको, आप उसे जो है फार्मूला ले और उसको पास बिठाए और वैसे काम करे। उसे कि आधा आपका आधा मेरा। अगर 40 जानवर डाल के 40 लाख कमा लें तो फिर और क्या चाहिए। हो सकता है वो बड़े जानवर कहता हो जो एक जानवर 40-40 लाख वाला होता हो। तो नए आने वालों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? नए आने वालों के लिए यही मशवरा है मेरा कि वो जो स्टार्ट करें ना, वो बिल्कुल बेगनिंग बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करें। बड़े लेवल से स्टार्ट करने को ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। एनिमल साइंस को वो जब समझेंगे, एनिमल की नेचर को समझेंगे, एनिमल की जो है नेचर को समझेंगे, फिर वो काम कर सकेंगे। इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ये प्रॉपर वो हस्बैंड वाला काम आपसे लेगी। ये नहीं है कि आप जो है घर बैठे हुए और ये काम आपका चल रहा है, ऐसे नहीं है। सबसे पहले ये तब पॉसिबल है, सबसे पहले जब आप इसकी नेचर को और इसकी जो है दूसरी तीसरी चीज़ों को, इसकी न्यूट्रिशंस को, फिर इसके कंफर्ट जोन को देखेंगे। फिर आप इसको आपको पता होगा ये एनिमल आपका कंफर्टेबल है नहीं है, उसका एनवायरनमेंट आपको, उसके प्रोटोकॉल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। ऑन एवरेज क्या समझते हैं कि टेक्निक फार्म जो है ये बिजनेस कितने जानवरों से करना चाहिए, कितना सरमाया चाहिए स्केल की? क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? बड़े फार्म आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो फैटनिंग फार्म है ना, ये स्टार्ट कोई 10, 15, 20 जानवर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई न्यू कमर है जिसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जैसे आजकल शहरी लड़के आते हैं, बाप के पैसे होते हैं, लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आप फार्म रेंट पे दे दें। क्या करें, यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा। उनको चाहिए कि फार्म को छोटे लेवल से स्टार्ट करें, उसे सीखें, मिलके करें। बेशक किसी के साथ मिलके कर ले या खुद भी करना है। करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं चाहिए, तो छोटे लेवल पे कर ले ना, छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। अब कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो उन्हें सेटअप का पता नहीं होता और 700 एनिमल्स का फार्म उन्होंने बना लिया है, 1000 एनिमल का फार्म बना लिया है। शेडिंग कॉस्ट, दूसरी तीसरी लैंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, वो भी तो एक है ना। तो उन लोगों को चाहिए कि अगर वो स्टार्ट वो बेसिक से किया होता तो आई थिंक उनको ये इतनी कॉस्ट ना बढ़नी पड़ती, और बाद में फ्लॉप होकर ये चीज़ें बाद में किसी के पैसे ज़ाया हो तो वो अपने ज़ाया होते हैं। मेरे ख्याल से मुल्क का सरमाया ज़ाया होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ें सीखनी चाहिए, खुद सीख लें, बेशक टाइम दें उस चीज़ को। अगर आप कोई 3 साल इस चीज़ को सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके बाद अपना फार्म बनाएं, बेहतर है। या बड़े जितना मर्जी बड़ा बनाएं, वो कोई। हाँ, इसमें इस तरह है कि अगर लोग जो छोटे फार्मर्स हैं वो अपनी अमाउंट, जो भी उनके पास अमाउंट है, वो पूल इन करके किसी भी अच्छे बंदे के साथ वो मिल जाएं या वो इस हिसाब से कर लें